मिशिगन राज्य के शांत कस्बे चाइना टाउनशिप में रहने वालों को अचानक परेशान करने वाली चीजों का सामना करना पड़ा। कई कूड़ेदानों में कुछ अजीब वस्तुएं मिलीं जो किसी अपराध की ओर इशारा कर रही थीं। आज भी जांचकर्ताओं के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में वे केवल अनुमान लगा सकते हैं। 2014 की शुरुआत में डोना स्क्रिवा अपने बड़े बेटे रैमसे के साथ मिशिगन के सुखद सेंट क्लेयर शोर्स में रहती थी। वह अत्यधिक मातृ देखभाल के माहौल में पला बढ़ा जो अक्सर समस्याओं का कारण बनता था। रैमसे का जन्म 1981 में हुआ था। बाद में उसका छोटा भाई पैदा हुआ। 1999 में कॉलेज से स्नातक होने के बाद रैमसे को एक लेखा फर्म में नौकरी मिली। हालांकि प्रबंधन को उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और 2000 के अंत में उसे निकाल दिया गया। युवक पारंपरिक लेखांकन विधियों से सहमत नहीं था, लेकिन वह अपने विचारों को प्रबंधन को समझा नहीं पा रहा था। इसके बाद रैमसे ने अपने पिता द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे पारिवारिक हाउस पेंटिंग व्यवसाय में काम करने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो, लेकिन जल्द ही परिवार पर एक दुर्भाग्य आ पड़ा। परिवार का मुखिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसने सभी रिश्तेदारों को गहराई से प्रभावित किया। 25 जनवरी 2014 को शाम 6 बजे के बाद रैमसे कथित तौर पर सिगरेट खरीदने के लिए घर से निकला। उसकी मां ने उसे फिर कभी नहीं देखा। शुरू में किसी को चिंता नहीं हुई। एक वयस्क व्यक्ति दोस्तों से मिल सकता है या कुछ काम कर सकता है, लेकिन सुबह जब रैमसे घर नहीं लौटा और कॉल का जवाब नहीं दिया तो उसकी मां बेचैन हो गई। चिंतित महिला ने एक और दिन इंतजार किया और 27 जनवरी की सुबह बिना कोई खबर मिले उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह रैमसे को कॉल करती रही, लेकिन केवल वॉइस मेल तक ही पहुंच पाई। ठंडा मौसम विशेष रूप से चिंताजनक था। अगर रैमसे बाहर था तो उसे खतरा था, इसलिए जल्दी कार्रवाई की जरूरत थी। जल्द ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों से रैमसे के प्रोबेशन अधिकारी ने परिवार से संपर्क किया। पिछले साल एक बार में एक दोस्त के साथ एक घटना के कारण रैमसे निगरानी में था। उसे प्रतिबंधित पदार्थों, शराब और अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी समस्याएं थीं, इसलिए उसकी नियमित जांच की जाती थी। प्रोबेशन अधिकारी चिंतित था कि रैमसे फिर से मुसीबत में पड़ गया होगा। मां ने बताया कि 25 जनवरी की शाम को उसका बेटा सिगरेट खरीदने गया था और गायब हो गया। हालांकि उसकी कोई और योजना नहीं थी। वह अपना वॉलेट, 2 कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ले गया। उसकी हरकतों को ट्रैक करने के लिए प्रोबेशन अधिकारी ने कार्ड लेन देन की जांच करने का फैसला किया। खोज के लिए मां से एक फोटो लिया गया और मीडिया को गायब होने की जानकारी दी गई। जांच से पता चला कि उस शाम कोई खरीदारी नहीं हुई। संदेह होने लगा कि क्या रैमसे कभी स्टोर तक पहुंचा भी था, शायद रास्ते में कुछ हुआ था। जांचकर्ताओं ने रैमसे के फोन को ट्रैक करना शुरू किया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। डिवाइस पड़ोसी की संपत्ति पर था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संपत्ति की जांच की और वहां एक मोबाइल फोन पाया। हालांकि मालिक को कोई जानकारी नहीं थी कि उसका संचार उपकरण वहां कैसे पहुंचा। वह रैमसे के भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। लापता व्यक्ति के फोन की जांच से एक विचित्र बात सामने आई। डोना द्वारा अपने बेटे के गायब होने से पहले और बाद में किए गए कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा अगर उसने वास्तव में कॉल किया होता, जैसा कि मां ने दावा किया, तो पड़ोसियों ने निश्चित रूप से उसे यार्ड में सुना होता और अलार्म बजाया होता। यह सब पुलिस के संदेह को जगा रहा था। उल्लंघनों की निगरानी कर रहे प्रोबेशन अधिकारी को गायब होने को लेकर बहुत चिंता थी। लापता व्यक्ति ने अपनी आखिरी जांच 25 जनवरी को अपने गायब होने से ठीक पहले पूरी की थी। अधिकारी स्थिति की गंभीरता और रैमसे से खुद को और दूसरों को हो सकने वाले संभावित खतरे को समझ रहा था। जांचकर्ताओं ने लापता व्यक्ति और उसकी मां के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए पड़ोसियों से संपर्क किया। पता चला कि पड़ोसियों ने रैमसे को कई दिनों से नहीं देखा था, जो मां के बयानों के विपरीत था। पड़ोसियों से मिली एक और दिलचस्प जानकारी यह थी कि लापता होने की रिपोर्ट से एक दिन पहले
स्क्रिवा के घर से सफाई उत्पादों की तेज गंध आ रही थी। अनुभवी जांचकर्ताओं ने समझ लिया कि यह सब बहुत संदिग्ध लग रहा था। स्क्रिवा परिवार आमतौर पर विचित्रताओं से घिरा हुआ था। डोना स्क्रिवा का जन्म 1954 में डलास, टेक्सास में हुआ था। अपनी जवानी से ही वह नर्स बनने का सपना देखती थी। डैनियल से मिलने के बाद डोना का सपना सच हो गया। अगस्त 1978 में उनकी शादी हुई और कुछ महीनों बाद उनका पहला बच्चा रैम से पैदा हुआ। परिवार डैन के घर सेंट क्लेयर शोर्स, मिशिगन में चला गया। जल्द ही छोटे बेटे का भी जन्म हुआ। परिवार सादगी से रहता था और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखता था। बेफिक्र जीवन लंबे समय तक चला, लेकिन पहली गंभीर समस्याएं 2003 में शुरू हुईं, जब डोना को दिल का दौरा पड़ा। वह ऑपरेशन टेबल पर लगभग मर गई थी और यह उसकी मुश्किलों की शुरुआत थी। महिला बिखरी हुई और चिंतित हो गई। अंततः उसे नर्स के रूप में अपना काम छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने अपने प्रिय पेशे को नहीं छोड़ा और केयरटेकर के रूप में काम ढूंढ लिया। वर्णित घटनाओं से 12 साल पहले डोना और डैनियल को रैमसे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होने लगीं। वह गंभीर अवसाद से पीड़ित था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। क्लिनिक में जांच के बाद उसमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया गया। तब से मां ने अपने बेटे को घर से दूर नहीं जाने देने की कोशिश की। उसकी और आसपास के लोगों की सुरक्षा की चिंता के कारण स्थिति इसलिए और भी जटिल हो गई, क्योंकि रैमसे गंभीर साइड इफेक्ट्स के कारण डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं लेने से मना कर रहा था। बिना इलाज के बीमारी बढ़ती गई। 2010 में रैमसे एक अप्रिय स्थिति में पड़ गया, जहां कंक्रीट पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी। इस घटना के बाद उसके व्यवहार में नाटकीय बदलाव आया। रैमसे की मां ने इस समय को एक पागल समय कहा, जिसमें माता पिता उसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह और भी गुस्सैल हो गया और नियमित शराब पीने से स्थिति और बिगड़ गई। रैमसे और भी अधिक अप्रत्याशित होता गया। अंततः उसने एक बार में एक दोस्त के साथ झगड़ा किया, जिसके लिए उसे परिवीक्षा की सजा मिली। वर्णित घटनाओं के समय वह नियमित रूप से पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर रहा था। उसके पिता डैनियल ने सालों तक एक गंभीर लीवर की बीमारी से लड़ाई लड़ी। वह किशोरावस्था में संक्रमित हुए थे और बीमारी से लड़ते रहे, जब तक कि 2013 में यह महत्वपूर्ण अंगों पर हमला नहीं कर गई। डॉक्टरों ने एक जोखिम भरी हृदय सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन डैनियल ने उच्च जोखिम के कारण मना कर दिया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। 2013 का वर्ष रैमसे के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन साबित हुआ। वह अभी भी अपनी सिर की चोट से उबर रहा था और अब उसे अपने पिता के नुकसान से निपटना पड़ा। पिता बेटे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे सबसे अच्छे दोस्तों की तरह करीब थे। वह व्यक्ति एकमात्र ऐसा था जो युवक के कठिन स्वभाव को किसी तरह प्रभावित कर सकता था। पिता के जाने के बाद मां और बेटे के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे स्थिति स्थिर हो जाएगी जब रैमसे ने हाल ही में निर्धारित दवाएं नियमित रूप से लेना शुरू कर दिया, लेकिन यह छाप भ्रामक थी। पिता के जाने के बाद बची हुई मजबूत दवाएं लेना शुरू कर दिया। इस पृष्ठभूमि में उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई। मां उसकी भलाई के लिए चिंतित एक क्लिनिक में गई और बेटे के इलाज के लिए अनुरोध किया। डॉक्टरों ने उसमें एक गंभीर विकार का निदान किया। साथ ही महिला ने रैमसे की आधिकारिक अभिभावकता के लिए आवेदन किया। मेंटल हॉस्पिटल में, जहां दवाओं का सेवन नियंत्रित किया जाता था, युवक की स्थिति में सुधार हुआ। छुट्टी के बाद वह अपनी मां डोना के घर लौट आया, लेकिन उनका रिश्ता और बिगड़ता गया। जल्द ही घर में एक अजीब बिजली की आग लग गई। आग बेसमेंट में शुरू हुई, जहां बेटा था। डोना बाहर गई और मदद के लिए चिल्लाई, जबकि रैमसे आग से भरे कमरे में रहा। आखिरी क्षण में बचावकर्मी उसे बाहर निकाल पाए। घटनास्थल की जांच ने संदेह जगाया, लेकिन जानबूझकर किए गए कृत्यों का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद वे क्षतिग्रस्त घर में नहीं रह सकते थे। अपार्टमेंट को व्यापक नवीनीकरण की आवश्यकता थी, इसलिए मां और बेटे ने अस्थायी रूप से एक अन्य आवास किराए पर लिया और वहां चले गए। स्थिति और जटिल होती गई।
हालांकि रैमसे एक वयस्क पुरुष था, उसकी मां अभी भी उसकी अत्यधिक देखभाल करती थी। उसने अदालत से अभिभावकता भी प्राप्त कर ली, लेकिन 2014 के मध्य में बेटे ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। इस समय तक मां लगभग 6 महीने से आधिकारिक रूप से उसकी देखभाल करता थी। डोना का व्यवहार रैमसे पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। वह उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी, जिससे अंततः उसका छोटा बेटा माता पिता का घर छोड़कर चला गया। दुखद घटनाओं के समय वह पहले से ही लंबे समय से अलग रह रहा था। हालांकि बड़ा बेटा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर सकता था। पिता के जाने के 8 महीने बाद डोना टेक्सास में रिश्तेदारों से मिलने गई। वह एक कक्षा मिलन में गई और अपनी मातृभूमि लौटने की संभावना के बारे में सोच रही थी। संभवतः वह अपने बेटे के साथ वहां जाना चाहती थी, लेकिन जनवरी 2014 में वह गायब हो गया। 27 जनवरी 2014 को महिला ने पुलिस से संपर्क किया और रैमसे स्क्रिवो के लापता होने की सूचना दी। कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला, जब तक कि 30 जनवरी को एक संयोगवश गवाह पुलिस स्टेशन नहीं आई। उसने बताया कि वह चाइना टाउनशिप में एक बर्फीली कंट्री रोड पर ड्राइव कर रही थी और उसने सड़क के किनारे कुछ असामान्य देखा। जब वह कार से बाहर निकली तो महिला ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह गहराई से विचलित हो गई। चारों ओर परेशान करने वाले निशान थे। पास में एक बैग था जिसकी सामग्री का वर्णन वह सदमे के कारण नहीं कर सकती थी। महिला ने खोज की और जांच नहीं की और पुलिस को बुला लिया। घटनास्थल पर पहुंचे जांचकर्ता दृश्य से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। मिले सबूतों से एक गंभीर घटना का संकेत मिला। विशिष्ट लक्षणों और कपड़ों की कमी ने पीड़ित की पहचान करना मुश्किल बना दिया। जब पुलिस जांच कर रही थी, एक निवासी से एक और सुराग मिला। अगली सुबह शहर की एक सड़क पर एक कूड़ेदान में कचरे के बैग में संदिग्ध वस्तुएं मिली। घटनास्थल पर आग से क्षतिग्रस्त कपड़े और दस्तावेज मिले। यह अनुमान लगाया गया कि ये घटनाएं संबंधित हो सकती हैं। इस समय तक पीड़ित की पहचान अज्ञात थी। जो कुछ भी मिला वह आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। दस्तावेज पढ़े नहीं जा सकते थे। एकमात्र बात जो पता की जा सकी वह यह थी कि यह एक पुरुष था। जांच पूरी होने से पहले ही शहर में और परेशान करने वाली खोजों की रिपोर्टें आने लगीं। कुछ वस्तुएं मिलीं जिन्होंने गंभीर चिंता पैदा की। एक घटना के निशान वाली बिजली की आरी और 4 तेज वस्तुएं। एक कूड़ेदान में कपड़ों, व्यक्तिगत सामान, एक खाली पेय बोतल और कुछ पुलिस दस्तावेजों के साथ एक बैग मिला। यह सब कुछ आग से नष्ट करने का प्रयास किया गया था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने समझा कि वे किसी के करीबी रिश्तेदार की तलाश कर रहे थे। किसी ने उसके लापता होने की सूचना दी होगी, इसलिए उन्होंने निवासियों की हालिया रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी। इसमें कुछ समय लगा। दस्तावेजों की मौजूदगी से जांच काफी तेज हो जाती। इस समय तक विशेषज्ञों ने अपना विश्लेषण पूरा कर लिया था। डेटाबेस से मिलान करने के लिए फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए। पता चला कि यह रैमसे स्क्रिवा था, जिसके लापता होने की सूचना हाल ही में उसकी मां ने दी थी। यह पाया गया कि दम घुटने से मृत्यु हुई थी। विश्लेषण से यह भी पता चला कि चिकित्सक के निर्धारण की तुलना में दवाओं की खुराक 4 गुना अधिक थी। जांचकर्ता पहले से ही जानते थे कि उसकी मां डोना स्क्रिवा ने व्यक्तिगत रूप से दवाओं के सेवन की निगरानी की थी। जांचकर्ताओं ने पीड़ित के सभी परिचितों, दोस्तों और पड़ोसियों की जांच शुरू कर दी। किसी भी मामले में घटना एक दुर्घटना या स्वयं का निर्णय नहीं लग रही थी। घटना के निशान शहर के विभिन्न हिस्सों में पाए गए, संभवतः जांच को भ्रमित करने और कठिन बनाने के लिए। जब एक कूड़े के बैग में एक विशिष्ट वस्तु मिली, एक आकस्मिक गवाह ने बताया कि उसने एक एसयूवी में एक महिला को देखा था जो उसकी आंखों के सामने यह बैग फेंक रही थी। हालांकि वह उसका वर्णन नहीं कर सका या विवरण नहीं दे सका और कार की नंबर प्लेट भी याद नहीं कर सका। फिर भी पुलिस को कुछ मूल्यवान जानकारी के टुकड़े मिले। जांचकर्ता उस जगह पहुंचे जहां कथित अपराधी को देखा गया था। यहां उन्होंने पास के व्यवसायों और सुविधाओं पर निगरानी कैमरे खोजे और फुटेज का अनुरोध किया।
छवियों की जांच करके उन्हें कार और कथित महिला चालक की काफी अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करने में सफलता मिली। उसका पीछा अगले पेट्रोल पंप तक किया गया, जहां वह कैमरे में बहुत अच्छी तरह से कैद हुई। यह महिला रैमसे की मां डोना स्क्रिवा निकली, जो अपनी 1990 की शेवरलेट ब्लेजर में शहर में घूम रही थी। घटनाओं के इस मोड़ से सभी चौंक गए। जांचकर्ता उसकी कुछ गतिविधियों को संदिग्ध मानते थे, लेकिन वे इतने अप्रत्याशित परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अधिकारियों ने डोना को तुरंत पूछताछ के लिए थाने ले गए। जांचकर्ता घटना की सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस व्यक्ति को क्या प्रेरित किया। शुरू में महिला सहयोगी नहीं थी, मानसिक समस्याओं का हवाला दिया और दावा किया कि रैमसे ने स्वेच्छा से जीवन त्याग दिया। हालांकि यह स्पष्ट रूप से तथ्यों के विपरीत था। जो मिला उसकी स्थिति और महिला द्वारा सबूत मिटाने के प्रयासों को देखते हुए, इसलिए जांचकर्ताओं ने यह संस्करण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि डोना और रैमसे के बीच एक नया विवाद ट्रिगर था, जिसमें उसने नियंत्रण खो दिया। डोना को उसके बेटे के लापता होने में मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। उस पर गंभीर आरोप और कड़े हालात के साथ मुकदमा चलाया गया। यह स्पष्ट था कि उसने जांच में बाधा डालने और अपनी भागीदारी के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अदालत के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए शुरू किए गए काम को पूरा करना आवश्यक था। इस समय के दौरान जांचकर्ताओं ने अपना काम जारी रखा। उन्हें परिवार के अपार्टमेंट और महिला की कार की तलाशी लेने की अनुमति मिली। जब वे पहली बार अपार्टमेंट में प्रवेश किए तो वे सफाई उत्पादों की एक तेज गंध से चौंक गए, जो आंखों में जलन पैदा कर रही थी। किसी ने सावधानीपूर्वक सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयासों के बावजूद बाथरूम में कुछ संदिग्ध धब्बे पाए गए। इसी तरह के निशान हॉलवे की दीवार पर, वरांडे पर और प्रवेश द्वार के पास रेलिंग पर पाए गए। यह उल्लेखनीय था कि पार्किंग में कोई कार नहीं थी। पता चला कि महिला ने अपनी कार डेट्रॉइट में एक धर्मार्थ संगठन को दान करने की कोशिश की थी। इस समय तक वह रैमसे की कार के साथ ऐसा कर चुकी थी, लेकिन पुलिस दोनों वाहनों का पता लगाने और जांच के लिए उन्हें जब्त करने में सफल रही। संदिग्ध की कार में कई सबूत मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान और भी अधिक सबूत मिलते गए। रैमसे के निशान और बाल कई थैलों में पाए गए। महिला ने कोका कोला की बोतल, दस्तावेजों और कपड़ों पर अपने निशान छोड़े, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे रैमसे से जुड़े सबूतों पर नहीं मिले। निवासियों को इस घटना की जानकारी मीडिया और सोशल नेटवर्क से मिली। सभी लोग घटना से स्तब्ध थे। धीरे धीरे और भी गवाह बयान देने के लिए पुलिस के पास आने लगे। पता चला कि डोना ने 26 जनवरी को एक हार्डवेयर स्टोर से एक इलेक्ट्रिक टूल और उसके लिए एक ब्लेड खरीदा था। निगरानी फुटेज में उसे याद किया गया, क्योंकि वह शाम को पावर कॉर्ड में समस्या की शिकायत लेकर वापस आई थी। उपकरण को बदल दिया गया था और बाद में सबूतों के बीच पाया गया। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने स्क्रिवा परिवार के घर से चलती हुई इलेक्ट्रिक मशीन की आवाज सुनी थी। एक अन्य पड़ोसी, पैट्रिशिया, ने देखा था कि डोना मुश्किल से 3 काले बैग अपने चांदी रंग के एसयूवी तक ले जा रही थी, जांचकर्ताओं की चौंकाने वाली खोजों से कुछ दिन पहले। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना था कि एकत्र किए गए सबूत जूरी को महिला की भागीदारी के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि इस भयावह घटना का कारण अस्पष्ट रहा। यह ज्ञात था कि परिवार का मुखिया मई 2013 में निधन हो गया था। क्या यह घटना आगे की घटनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती थी? बचाव पक्ष ने अपनी मुवक्किल की मानसिक अक्षमता पर जोर दिया और मनोचिकित्सीय मूल्यांकन की मांग की। हालांकि विशेषज्ञों ने डोना को मानसिक रूप से स्वस्थ और अदालत में पेश होने में सक्षम घोषित किया। मई 2015 में मुकदमा शुरू हुआ। इस समय तक डोना ने अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था। जूरी के सामने वह अपनी निर्दोषिता पर जोर देती रही और रिहा किए जाने की याचना करती रही। अभियोजन पक्ष ने इशारा किया कि पीड़ित के शरीर में मानक से 4 गुना अधिक दवा जो डोना द्वारा दी गई थी और उसके नियंत्रण में थी।
जनवरी की शुरुआत में उसे दवा की 3 महीने की आपूर्ति मिली थी। 1 महीने से भी कम समय में अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान लगभग खाली पैकेज पाया गया। अभियोजकों ने इसे खतरनाक दवाओं के साथ बेटे पर जानबूझकर किए गए प्रभाव के रूप में देखा। अभियोजन पक्ष का मानना था कि रैमसे के साथ घटना के बाद मां ने एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदकर सबूत मिटाने का फैसला किया। हालांकि डोना इस संस्करण से सहमत नहीं थी। उसने झूरी को अपनी कहानी सुनाई। 25 जनवरी को कथित तौर पर एक मास्क पहने अज्ञात व्यक्ति ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया। वह उसके बेटे के कमरे में गया, संभवतः बुरे इरादों के साथ। इस समय मां बेसमेंट में कपड़े धो रही थी और न तो शोर सुना और न ही अपराधी को देखा। जब वह बेसमेंट से ऊपर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। जब उसने रैमसे के कमरे से आवाजें सुनी तो वह ऊपर गई। वहां उसने अपने बेटे को बिस्तर पर निश्चल पड़ा देखा। उसके बगल में एक मजबूत, धमकी भरी दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसने सबूत मिटाने में मदद करने की मांग की। उसे सहमत होना पड़ा। अजनबी पूरे 5 दिन घर में रहा और अपने निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करता रहा। उसके बाद ही वह गया। डोना ने बताया कि अपने खाली समय में वह बिस्तर से बंधी होती थी। उसे केवल जरूरी कामों के लिए छोड़ा जाता था। यह कहानी बेतुकी लगी और कई सवाल खड़े किए। अभियोजन पक्ष ने इस संस्करण की कड़ी आलोचना की। आखिरकार महिला नियमित रूप से घर से बाहर जाती थी, जो उसे घटना की रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकती थी। कैमरा फुटेज में वह अकेली थी और शांत दिखाई दे रही थी। डोना राहगीरों से मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने दावा किया कि अजनबी कार की पिछली सीट पर छिपा हुआ था। अभियोजन पक्ष ने नोट किया कि डोना अब उस व्यक्ति से कोई डर नहीं दिखाती जिसे वह अपना प्रताड़क बताती है। 16 महीने बाद वह अदालत में इस बारे में शांति से बात कर रही है। डोना ने दावा किया कि उसे अभी भी इस व्यक्ति से डर लगता है, लेकिन खुद को सजा से बचाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देने को मजबूर है। लंबी अदालती कार्यवाही के बावजूद, स्पष्ट सबूतों के बावजूद डोना ने अपने बेटे के गायब होने में अपनी भागीदारी स्वीकार नहीं की। वह एक रहस्यमय मास्क पहने व्यक्ति की बात करती रही, जिसने कथित तौर पर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। अजीब बात यह है कि जांचकर्ताओं को प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले, जिस पर वकीलों ने झूरी को अपनी मुवक्किल की निर्दोषिता के बारे में आश्वस्त करने के लिए जोर दिया। उन्होंने इशारा किया कि डोना अपने बेटे से आधी लंबी थी और उन्होंने बिना किसी मदद के रैमसे को हिलाने डुलाने की उसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। बचाव पक्ष के अनुसार स्पष्ट रूप से किसी ने उसकी मदद की थी। मामला विवादास्पद साबित हुआ और अब फैसला झूरी के हाथों में था। वे विचार विमर्श के लिए चले गए। 23 जून 2015 को लंबी चर्चाओं के बाद उन्होंने डोना स्क्रिवो को गंभीर अपराध का दोषी पाया, जिसमें कड़े हालात शामिल थे। उसे जल्दी रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वह मिशिगन की एक जेल में अपनी सजा काट रही है, बिना अपना अपराध स्वीकार किए। उसकी अपीलें खारिज कर दी गईं।